बता दें कि अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्तों में जवाब पेश करे राज्य और जवाब नहीं देने पर लगेगा जुर्माना। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्तों में जवाब पेश किया जाए, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा 6 हफ्तों में जवाब दे राज्य। और अब बता दें कि शीर्ष अदालत ने 2019 में केंद्र की सीबीआई से भी जवाब मांगा था। साथ ही 4 राज्यों को नोटिस दिया गया था और अगर जवाब नहीं पेश किया जाता है तो इसमें कार्रवाई होगी, जुर्माने के आदेश भी दिए गए हैं। याचिका में देश भर में नदियों और समुद्र तटों पर होने वाले अवैध खनन के मुद्दे को उठाया गया था और अब मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर 6 हफ्तों में जवाब नहीं देते हैं राज्य तो जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से अवैध रेत खनन मामले में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दिया है और अगर इन 6 हफ्तों में कोई भी राज्य जवाब पेश नहीं करता तो उन पर कार्रवाई होगी, जुर्माना देना होगा। और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जवाब नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। शीर्षस्थ अदालत ने 2019 में केंद्र की सीबीआई और साथ ही 5 राज्यों को याचिका पर जवाब देने के निर्देश दिए थे और निर्देश के अनुसार अगर जवाब नहीं पेश किया जाता तो जुर्माना लगाया जाएगा और जवाब पेश करने के लिए 6 हफ्ते का समय राज्य सरकारों को दिया गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारी संवाददाता ऋषिका समैया जुड़ी हुई है। ऋषिका, जिस तरीके से खबर आ रही है लगातार, इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि 4 राज्यों को जवाब देना है, 6 हफ्तों का समय दिया गया है और अगर आप जवाब नहीं देते तो जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्कुल सुनीता, 2018 में अवैध खनन को लेकर याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा था। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों से जवाब देने के लिए कहा गया था। अभी जो मंगलवार को अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर जवाब चारों राज्यों से मांगा है और अगर 6 हफ्ते में जवाब नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई, हलफनामा दायर किया जाएगा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी ऋषिका, जिस तरीके से 4 राज्यों को ये साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, 6 हफ्तों का स्पष्ट समय है और आपको जवाब देना होगा। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि पंजाब राज्य ने सिर्फ अपना जवाब पेश किया है, बाकी के राज्यों ने जवाब नहीं दिया है और सीबीआई को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो भी जवाब पेश करे। तो क्या लगता है, इसको लेकर क्या जानकारी हासिल हो पा रही है, कब तक जवाब पेश कर देंगी सरकारें? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार अवैध रेत खनन का मामला सामने आ रहा है और पूरा मामला पर्यावरण क्षति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सुनीता, ये पूरा मामला पर्यावरण क्षति से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने जो याचिका दर्ज की थी उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो अवैध खनन हो रहा है इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और 6 हफ्ते का चारों राज्यों को समय दिया गया है कि 6 हफ्ते के अंदर जो है जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और 6 हफ्ते में अगर ये जवाब नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और 20,000 रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब चारों राज्य अपने अपने जवाब पेश करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें ऋषिका, तो इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कई मामले सामने आए हैं। हालांकि पंजाब राज्य ने तो अपना जवाब पेश कर दिया है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, इनकी तरफ से जवाब नहीं मांगे गए हैं। इसको लेकर क्या खबर है, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? जी सुनीता, बिल्कुल जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं, इन्होंने अपने जवाब पेश नहीं किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब इनको सख्त निर्देश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर ये जवाब पेश करें। अभी तक जो जवाब है, 2018 में ये याचिका दर्ज की गई थी और 2018 से अभी तक ये जवाब पेश नहीं किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार देखा जा रहा है कि अवैध रेत उत्खनन के मामले जो है सामने आते हैं। थोड़े थोड़े समय में जो उत्खनन के मामले हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और सख्त आदेश दिए गए हैं। तो चारों राज्यों को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ऋषिका बता रही है कि 4 राज्यों से जवाब मांगा गया है। हालांकि इस मामले में
24 जनवरी 2019 को नोटिस जारी कर केंद्र की सीबीआई और 5 राज्यों को ये याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया था, जिसमें पंजाब राज्य की तरफ से जवाब पेश कर दिया गया। 4 राज्य जो है अभी भी शेष हैं, जिनके लिए साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर जल्द से जल्द इन 6 हफ्तों के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं ये राज्य, तो उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी बीजेपी में हो सकता है बड़ा बदलाव। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां पर यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। केशव प्रसाद को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल रात नड्डा से मिले थे केशव प्रसाद। बीजेपी में बदलाव पर अखिलेश ने तंज कसा और बीजेपी जो तोड़फोड़ दूसरे दलों में करती थी, अब अपने ही दल में कर रही है। ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से आए हैं, तो ये बड़े संकेत मिल रहे हैं। और कल रात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात भी की है, तो एक बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है, जहां पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। तो केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात भी हुई है। और तमाम जानकारी के साथ चैनल अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जैसे कल से खबर देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार एक फेरबदल के संकेत बहुत समय से मिल रहे थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और इसको लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो क्या कुछ संकेत माने जाए इसको? देखिए, जिस तरह कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसके बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि इनके विधायक मिश्रा ने जिस तरह बयान दिया था, उसके 2-3 दिन बाद कार्य समिति की बैठक हुई। उसके बाद कई लोगों के दर्द छलके थे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोला था कि सरकार से बड़ा संगठन है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई थी और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई थी। जैसा कि देखा जाए कि खुद इंटरफेयर करना पड़ा जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा ने भी कहा है कि इस तरह के बयानबाजी मत करें। केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली में मुलाकात की, वो बयान भी आया, सामने आया कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह बयानबाजी से कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो सकता है, जिसको विपक्ष को कहीं ना कहीं बैठे बैठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। बात देखिए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके साफ कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ये भी देखिए कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दूसरों दलों से कराती है, अब वही काम वो अपने दल के अंदर ही कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों को दलदल में धंसती जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष को बैठे बैठाए जरूर मुद्दा मिल गया है निश्चित तौर पे। देखिए, लेकिन बदलाव की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर प्रदेश अध्यक्ष सरकार बनने से पहले केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के संगठन में रहे हैं और काफी लंबे समय तक रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वनवास काटकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी और भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था, उनके अनुभव के लिए या उनकी पार्टी में जितनी योगदान थी, जितना उन्होंने चुनाव में मेहनत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार और शासन को उन्होंने चलाया। उसके बाद दूसरी बार ये दूसरी पारी उनकी है। हालांकि दूसरी पारी में भी डिप्टी सीएम के बतौर डिप्टी सीएम ही केशव प्रसाद मौर्य जो मौजूद रहे। ऐसे में उनका दर्द बराबर छलकता जा रहा है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिस तरह उनका दर्द को भी बयान कर रहा है, ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य या तो खुद मुख्यमंत्री बनने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पार्टी के संगठन में कहीं अच्छे पद वो चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम बने रहने पर भी उनके कामकाज को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया गया उनको। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। ऐसे में वो संगठन पे कहीं ऊंचे स्तर पर जाने की बात करते हुए, इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पद का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो भारतीय जनता पार्टी में खाली है, माना जा रहा है कि उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन इसलिए कि बहुत संभव नहीं, क्योंकि उनके चेहरा जो है वो केवल उत्तर प्रदेश से आता है और पिछड़ा वर्ग से आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हारी है, वैसे में माना जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग वोट जो उनके पास से खिसका है, उसे पाने के लिए केवल एकमात्र चेहरा केशव प्रसाद मौर्य मजबूत चेहरा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन्हें कहीं केंद्र में कहीं नेतृत्व मिल सकता है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उनको या वापस उसी सीट पर बैठाया जा सकता है जिससे वो पहले मौजूद थे संगठन में। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर
उन्हें नियुक्त कर सकती है। तो ये अभी चर्चा का विषय है। बदलाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी राज्यपाल से मिलेंगे मानसून सत्र को लेकर, तो ये चर्चा का विषय बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में है। अगर बात की जाए जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और कहीं ना कहीं जो बयान लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो दर्द छलक रहा है, आप भी वही बात कर रहे हैं। रमेश मिश्रा का हमने बयान देखा और उनके साथ साथ कई लोग सुर से सुर मिलाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं उपचुनावों के पहले और 2027 का भी लगातार यह जिक्र हो रहा है कि बीजेपी बड़ी मुश्किल में उत्तर प्रदेश में नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत में एक आग लगती नजर आ रही है, उसका सीधा सीधा ये आंच जो है अब दिल्ली तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश में चिंगारी जो भी निकलेगी वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आग जरूर लगाती है, क्योंकि दिल्ली की जो धड़कन है वो उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चाहे छोटी सी घटना हो या बड़ी हो या कोई छोटी बयानबाजी हो, वो कहीं चिंगारी बड़ी होती हुई नजर आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं ये विषय नासूर बन गया है, क्योंकि अभी पूरा नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन को बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े फैसले लेने होंगे, या केंद्र में बैठे बड़े लोगों को, चाहे उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सांसद हैं और वो वोट बैंक वापस पाना खुद चाह रहे कि अगर उत्तर प्रदेश में हम पुनः अगर उपचुनाव में भी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो 2027 की राह आसान नहीं होगी। 2027 की राह आसान नहीं हुई तो दिल्ली भी आसान नहीं होगी आगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को मनाने की भी कोशिश की जा रही है, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो खुद सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। अब मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी संगठन के लोगों को बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, उसे वो उसमें समीक्षा कर रहे हैं। आगे पुनः उसे जीतने के लिए जो उपचुनाव है उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। 10 देखिए जो 10 कैबिनेट मिनिस्टरों को उन्होंने भेजा था, उससे फीडबैक लिया है, कैसे प्रत्याशी चयन हो, कैसे विपक्ष उतार रहा है, कौन सा प्रत्याशी उतार रहा है, कौन सा चेहरा, कौन से विभाग के लोगों को उतार रहा है, और ऐसे लोगों में उन चेहरों के उनसे खिलाफ कौन उतर सकता है, उससे बेहतर प्रदर्शन कौन कर सकता है, उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है जो आपसी जो तालमेल नहीं बैठ रही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और केशव प्रसाद मौर्य से नहीं बैठ रहा है। इस मामले को अगर दूर कर दिया जाए तो मेरा अनुभव कहता है कहीं ना कहीं सरकार बेहतर चल सकती है, संगठन बेहतर चल सकता है मिलकर, लेकिन जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अखिल जी, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से जो शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ का एक नेतृत्व जो लग रहा था, कहीं ना कहीं अब वो डामाडोल भी होता नजर आ रहा है और ये चुनावों में इसका साफ तौर पर असर नजर आया। तो कुल मिलाकर अब बैठे बिठाए विपक्ष को सीधा तंज कसने का मौका मिल गया है और कहीं ना कहीं विपक्ष के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं तमाम बयानबाजियों से, तमाम गुटबाजियों से। चलिए, अखिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल जी, तो बीजेपी में ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार तंज कसता नजर आ रहा है। हम बात करें जहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो तोड़फोड़ करके दलों में किया करती थी दूसरे दलों में, अब वो वही अपने दल में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले में लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश उपचुनाव भी है और इन उपचुनावों के पहले इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 12वीं पास छात्रों को मिलेगा 6,000 रुपए। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, 6,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को 10,000 रुपए महीने की राशि दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा ऐलान इसलिए माना जाएगा क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर आपको हर महीने 6,000 रुपए छात्रों को मिलेंगे। 12वीं पास छात्रों को मिलेगा 6,000 और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार का ये कदम छात्रों की सहायता करना और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो इस बड़े खबर से हम बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार का जो ये ऐलान है ये कहीं ना कहीं
छात्रों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं छात्र उनको 10,000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। और एक बार फिर हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। अकील जी, जो महाराष्ट्र से ये बड़ा ऐलान किया गया है, निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनके लिए तो एक बड़ी सौगात के तौर पर ही महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला काबिले तारीफ इसलिए है कि कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग से लोग भी आते हैं जो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी जो बुक्स खरीदने को लेकर हो, चाहे ट्यूशन फीस देने को लेकर हो, ये तमाम समस्याएं आती। कहीं ना कहीं 12वीं पास होने के बाद ये एकनाथ शिंदे का कहीं ना कहीं बड़ा ये पहल है और उन्होंने संबोधन में अपने कहा है कि ऐलान करता हूं कि इनकी जो सरकार है वो सरकार अब 12वीं पास को हर महीने 6,000 रुपए देगी, ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए की राशि देगी। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास और ग्रेजुएशन छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा, इसका बड़ा फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने फीस को लेकर नहीं पढ़ पाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो भविष्य वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिंदे की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इससे कहीं ना कहीं उन वर्गों को बड़ा लाभ होगा जिन्हें कहीं ना कहीं इस पैसे की कमियों के चलते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने। कोई होता, देखिए कई ऐसे वर्ग हैं जहाँ 5वीं तक ही अपने बच्चों को पढ़ा पाते, कोई 8वीं पढ़ाता, कोई बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करा पाता है और कई ये कमी आती है पैसों के चलते। लेकिन सरकार का ये बड़ा मरहम माना जाता है कि मरहम लगाने का काम किया है और ऐसे में वो बराबर हर महीने 6,000 रुपए देंगे और जो युवा ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें 10,000 रुपए की राशि। तो इससे आगे की जो पढ़ाई है उस पर बड़ा फायदा मिलेगा और क्योंकि देखा जाए कि डिप्लोमा धारकों को भी इसमें इन्होंने सरकार ने कहा कि 8,000 रुपए देंगे, क्योंकि 8,000 रुपए महीने का जो वजीफा है वो मिलेगा। और शिंदे ने ये भी कह दिया है कि जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनको भी हम ये पैसे अलग से एक अनुदान देंगे। ऐसे में 1 साल के लिए ये पैसा केवल मिलेगा और यह पैसा की अगर बात की जाए इसकी कुशल युवाओं की संख्या जो बढ़ेगी उसे समय छात्रों के वजीफे में बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे में दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जोर दिया जा रहा है कि इनकी सरकार बेरोजगारी को दूर करने और राज्य के युवाओं को समर्थन करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और शिंदे ने देखिए ये भी एक बात कही है कि छात्रों को 1 साल के लिए परिशिष्टताओं के लिए करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूं, इसके बाद भी अगर उन्हें कार में कोई दिक्कत आती है, मुंह में दिक्कत आती है तो भी सरकार उनके लिए मदद करेगी। तो ये बड़ा फैसला है। देखना होगा कि इनके जिनको पैसों के लिए कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन छात्रों को करना पड़ रहा था, उन वर्गों को करना पड़ा था, उस पे ये बड़ा मरहम है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि देखिए अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी होने वाले, ये 2 राज्य महत्वपूर्ण है और ऐसे में ये बड़ा बेरोजगारी को खत्म करने की बात, निश्चित तौर पर ये बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। और यहाँ अकील जी एक जिस तरीके से इस योजना का नाम रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एक योजना काफी प्रचलित हुई जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, लाडली लक्ष्मी योजना, अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस योजना को वो लेकर आए हैं लाडला भाई योजना, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से प्रभावित होकर एक योजना चलाई गई है और इसको लेकर शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा दम मिलता नजर आएगा। क्योंकि छात्र जिस तरीके से पढ़ाई अगर नहीं कर पाते हैं, छात्रवृत्ति पर अगर वो डिपेंडेंट है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो कुल मिलाकर ये योजना उनके लिए काफी कारगर साबित होती नजर आएगी। निश्चित तौर पे होती हुई नजर आएगी। आप देखिए महाराष्ट्र का उपचुनाव, जिस तरह भी लोकसभा का चुनाव हुआ, लाडली वाला ये योजना कितना लाभदायक हुआ है। ऐसे में ही महाराष्ट्र सरकार भी ये चाहती है कि लाडला भाई अगर हम चला देंगे तो निश्चित तौर पे जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां का जो विपक्ष है वो मजबूत है, जिस तरह वहां की राजनीति है। ऐसे में कहीं ना कहीं योजना मजबूत चलाकर धरातल पर उतार कर ही चुनाव को जीता जा सकता है। तो ये शिंदे को पता है, क्योंकि वो पुराने राजनीतिक मठाधीश है, उन्हें माना जाता है कि राजनीति के माहिर है और उसी माहिरता के बिल्कुल अकील जी, एक सबसे बड़ा इसमें जिस तरीके से अगर हम इसमें राजनीति की बात करेंगे, पूरा युवा वर्ग है जो पहली बार के वोटर्स होते हैं, उनको लुभाने का ये सीधे सीधे तौर पर प्रयास भी कहा जा सकता है। देखिए दोनों नजरों से देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव वहां पर है तो इसमें विपक्ष जरूर ये सवाल उठाएगा कि इसे कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है, लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो योजनाओं का आयोजन हो उसका बखान किया जाए, उसे लागू किया जाए, लेकिन धरातल पे जब उतरता है तो उसका लाभ अगर जनता को मिलता है तो उसका नतीजा केवल चुनाव के रिजल्ट पे दिखता है। तो ये माना जा रहा है कि अगर ये धरातल पर उतार ले गए और बहुत ही आसानी से बड़ा भ्रष्टाचारी, बिना भ्रष्टाचार, यानी जो उन्होंने राशि का जो अनुदान दे रहे हैं वो पूरी तरीके से अगर खाते में
में पहुंच जाता है बिना भ्रष्टाचार, बिना कमीशन के, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे को जरूर सरकार को मिलेगा। ये एक बड़ा फेरबदल और एक बड़ा नतीजा इससे निकलकर सामने आता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि योजनाएं तो सरकार लागू कर देती है, लेकिन धरातल पर वो कितनी जल्दी और किस तरीके से कारगर होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी योजना लाडला भाई योजना अब महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है, और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा जो लाडली लक्ष्मी योजना थी, काफी उसके चर्चे हुए थे। अब एक चर्चा का विषय बन गया है लाडला भाई योजना, जिसमें जो 12वीं पास छात्र हैं उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको उनकी राशि को बढ़ाया गया है और उनको 8,000 से लेकर 12,000 की राशि दी जाएगी। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको देंगे छत्तीसगढ़ से। दिल्ली के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं कि विभिन्न विभागों के उन्होंने मंत्रियों से मिलने का मौका मिला और राज्य की योजनाओं को लेकर विभागीय मंत्रियों से वो मुलाकात करें, दौरे पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और भाजपा विधायक दल की बैठक पर भी साव ने बयान दिया। 19 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी, आगे की योजनाओं पर चिंतन मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 19 जुलाई को विधायक दल की बैठक, और इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंच रहे हैं दिल्ली के दौरे पर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज ये ऐलान किया गया है कि विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मुलाकात होगी और 19 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ की रायपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर भाजपा विधायक दल की बैठक पर भी साव ने बयान दिया। तो दिल्ली दौरे पर है उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राज्य की योजनाओं को लेकर विभागीय मंत्रियों से मुलाकात करके बैठक करेंगे और चिंतन मंथन करेंगे। तमाम जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, दिल्ली दौरे पर है उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा इसलिए माना जा रहा है इस दौरे को, क्योंकि अब दिल्ली में बैठक होगी और विधायक दलों की बैठक में साव सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर कई योजनाओं पर मंथन और चिंतन निकलकर सामने आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। सबसे बड़ी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का इस पर कहना है कि तमाम विषय हैं और राज्य की योजनाओं को लेकर चर्चा विभागीय मंत्रियों से होगी, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो इसलिए कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है और 2 मंत्री पद अभी खाली है। एक पहले से ही मंत्री पद खाली था, दूसरा ब्रिजमोहन अग्रवाल जो मंत्री थे वो सांसद बन चुके हैं, इसलिए अब उनका जो मंत्री पद है वो खाली हो चुका है। तो फिलहाल इन तमाम जो शासकीय योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी ही दिल्ली दौरे के दौरान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगी चर्चा वो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। जी हेमंत, मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर जो है एक बड़ा कहीं ना कहीं देखी जा रही सुगबुगाहट और बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं, दावेदारी भी पेश हो रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा में, क्योंकि तमाम राज्यों में इस प्रकार की स्थितियां बन रही है, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब मानसून सत्र भी सामने है, 22 जुलाई को मानसून सत्र भी होना है। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर बैठा है, 24 तारीख को घेराव भी करेगा। ये भी मुद्दा इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है। और देखिए, तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कल ही छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसको इस सरकार ने बंद किया है। तो तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है उसकी भी समीक्षा वहां पर होगी, जब तमाम अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। चूंकि 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो कोशिश सरकार की यही है, बीजेपी की यही है कि जो 2 मंत्री पद खाली है उस पर जल्द ही नियुक्ति हो जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 मंत्रियों को हटाया जा सकता है, तो उन कौन से वो मंत्री हैं इसको लेकर भी तमाम तरह की चीजें निकलकर कुछ देर में सामने आ जाएगी।
तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक दल की बैठक पर साव पहुंचे हुए हैं और साथ ही वहां पर सीएम विष्णुदेव साय और इसके साथ साथ दोनों ही उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में तमाम जवाब तलब होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बैठक में जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर भी आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बलौदा बाजार मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सिटी बस और ट्रक की भिड़ंत हो चुकी है। बस में सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बस में सवार 20 लोग घायल हुए हैं। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला, और इस मामले में बताया जा रहा है कि जो भिड़ंत हुई है वो बस और ट्रक के बीच हुई है। सिटी बस और ट्रक के बीच ये जोरदार भिड़ंत, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर बता सकते हैं। देखिए जिस तरीके से ये हुजूम लगा हुआ है ये स्पष्ट हो रहा है। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर। हेमंत, जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि हादसा कितना जोरदार, कितना भीषण रहा होगा। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट? और देखिए, फिलहाल जो इस सड़क हादसे में घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया है जी। इसमें से लगभग 15 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि सिटी बस और बलौदा माफ करिएगा ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हुई है जी। और इस भिड़ंत के बाद पूरी तरीके से जो सिटी बस है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें जिस तरीके से तस्वीर भी निकलकर सामने आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि लोग हादसे के बाद कितना भयावह नजर आए, डर लोगों में थी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, एम्बुलेंस को भी बुलाया गया था और सभी गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर ये घटना हुई है वो रायपुर से थोड़ी दूरी पर एक सेमरिया गांव है और यहाँ पर अक्सर आए दिन इसी तरीके से सड़क दुर्घटनाएं होती है। और आज फिर एक सड़क दुर्घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलौदा बाजार की, जहां पर बस में सवार 20 लोग हादसे में घायल हुए हैं। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सिटी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। हालांकि तमाम जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।